नमस्कार बच्चों। तो आज हम पार्ट 3 सजीवों की जीवन क्रिया भाग 2 में आगे चलने वाले हैं। इसमें हम बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन देखेंगे। अभी तक हमने एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन देखा था। उसमें हमने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, फिर किण्व में कैसे प्रजनन होता है उसके बारे में देखा था। अब आगे चलेंगे बहुकोशीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन। बहुकोशीय मतलब जिसमें अपने जीवन निर्वाह के लिए या अन्य कामों के लिए बहुत सारी कोशिकाओं का समावेश होता है, ऐसे सजीवों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं खंडीभवन। खंडीभवन मतलब छोटे छोटे पार्टों में खंड हो जाना। वो किस में होता है? स्पायरोगायरा में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति बहुकोशीय सजीवों में पाई जाती है। इस पद्धति में जनक सजीव का अनेक छोटे छोटे शरीरों में खंड हो जाता है। खंड मतलब छोटे छोटे खंडों में वो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि शैवाल, स्पायरोगायरा, साइकान जैसे स्पंज प्रकार के सजीवों में इस पद्धति से प्रजनन होता है। तो कभी कभी आपको ये डायग्राम दिया रहेगा, पूछेगा यह प्रजनन की कौन सी पद्धति है, तो खंडीभवन है, स्पायरोगायरा में पाई जाती है। स्पायरोगायरा को जब पर्याप्त मात्रा में पानी तथा पोषक तत्व मिलते हैं तब उसके तंतुओं की वृद्धि होती है और तीव्र गति से होकर वह तंतु छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक खंड स्वतंत्र नवजात स्पायरोगायरा के तंतु के रूप में बढ़ता है। साइकॉन के शरीर के अगर किसी घटना में छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो प्रत्येक टुकड़े से नए साइकॉन का निर्माण होता है। जैसे कि आपको इसका दिया गया है वैसे ही साइकॉन का भी होता है। तो ये हो जाता है खंडीभवन। नेक्स्ट देखते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन को हम लोग इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं। यह प्लनेरिया में पाया जाता है। देखो, आपको पता होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में छिपकली अपनी पूंछ को काट देती है और कुछ समयावधि के बाद वही कटा हुआ पूंछ का हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है, मतलब वापस डेवलप हो जाता है। जैसे हम देखते हैं हमको कोई घाव लग गया तो हमारी स्किन अफेक्ट हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे जैसे वो भरती जाती है, घाव भरता जाता है, तो पुनः उसके ऊपर नई स्किन आ जाती है। यह मर्यादित पुनर्जनन की पद्धति है, लेकिन प्लनेरिया जैसे कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं के शरीर के 2 टुकड़े करते हैं और प्रत्येक टुकड़े से शरीर का बचा हुआ हिस्सा नए से बनाकर 2 नवजात प्राणी निर्माण किए जाते हैं। इस क्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। देखो यहाँ पे प्लनेरिया के बारे में दिया है, शरीर के टुकड़े हो गए तो प्रत्येक टुकड़े से एक नए प्राणी का जन्म यहाँ पे हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ से, इसे हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। अब आगे देखेंगे मुकुलन। तो मुकुलन इस पद्धति में जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक कोशिकीय सजीव में किण्व में, वैसे ही सेम होता है। मुकुलन जनक कोशिका में उभार उत्पन्न होता है, फिर वह उभार धीरे धीरे उस डेवलपमेंट होता है। जैसे वह अपने आप को खुद से पोषित कर पाएगा उसके बाद वह जनक से अलग हो जाता है। सेम वही हाइड्रा में दिखा है। देखो यहाँ पे मुकुलन हुआ है उत्पन्न, फिर नवजात हाइड्रा मिला है, और एक कब अलग हो जाएगा? जब एक स्वयं अपनी वृद्धि कर पाएगा तब। देखिए वहाँ पे लिखा है, हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर तथा पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति पर विशेष स्थान पर पुनर्जनन कोशिकाओं के विभाजन से एक उभार तैयार होता है। इस उभार को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था, समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती रहती है और उसका रूपांतरण छोटे हाइड्रा में होता जाता है। नवजात हाइड्रा का शरीर स्तर एवं पाचन गुहा या जनक हाइड्रा के शरीर स्तर और पाचन गुहा से जुड़ा हुआ होता है। नवजात हाइड्रा का पोषक जनक हाइड्रा द्वारा ही होता है। जब नवजात हाइड्रा की वृद्धि इतनी हो जाती है कि वह स्वयं का अस्तित्व बनाने में समर्थ हो जाता है, तब वह जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। ये हो गया मुकुलन। ये सब बहुकोशीय सजीवों में है अलैंगिक प्रजनन। फिर अब देखते हैं आगे शाखीय प्रजनन। जड़, तना, पत्ती, फल आदि से होने वाले प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं? शाखीय प्रजनन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, वनस्पतियों में जड़, तना, पत्ती एवं मुकुल जैसे शाखीय अवयव द्वारा होने वाले प्रजनन को शाखीय प्रजनन कहते हैं। और आलू के शल्क पत्र आपने देखा होगा कि आलू को बहुत दिन रख दो तो उसके अंदर शल्क पत्र पे, है ना, आलू नए अंकुर फूटने लगते हैं। आलू के शल्क पत्रों के कक्ष में पाई जाने वाली कलिकाओं एवं घातपर्ण वनस्पतियों के पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले खाँचों की कलिकाओं की सहायता से शाखीय प्रजनन होता है। और
गन्ना, घास इन जैसी वनस्पतियों में गांठों पर पाए जाने वाले मुकुलों की सहायता से शाखीय प्रजनन होता है। गाजर, मूली, शकरकंद जैसी वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से शाखीय प्रजनन होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया, देखो, पत्ती की सहायता से, यहाँ पे जड़ों की सहायता से, यहाँ पे आलू के शल्क पत्रों को दिया है उसकी सहायता से, ये सब चीज़ें बताई गई। तो जड़, तना, पत्ती एवं मुकुल जैसे प्रजननों को हम लोग क्या कहते हैं? होने वाले प्रजनन को हम लोग शाखीय प्रजनन कहते हैं। फिर बीजाणुओं का निर्माण देखते हैं। बीजाणु जैसे हम अपने घर में रोटी, ब्रेड का टुकड़ा या बहुत दिन तक स्टोर करके रख देते हैं, तो इस पर क्या होता है? इस पर फंगस जमा हो जाती है, सड़न पैदा हो जाती है। और वह क्यों होता है? बीजाणुओं के कारण होता है। फंगस कवक के कारण होता है, जो कि अपना पोषण मृत पदार्थों से या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। देखो दिया, म्यूकोर जैसे कवकों की शारीरिक रचना तंतुमय होती है। तंतुमय मतलब एकदम तंतुमय, जैसे एकदम बहुत सॉफ्ट, उस तरीके से होती है। उन्हें बीजाणुधारी होती है। उनके बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होकर वह फूट जाता है और यह बीजाणु बाहर निकल आते हैं। ये बीजाणु उचित तापमान, आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होते हैं और उनसे एक नया कवक जाल का निर्माण होता है। तो यह क्या दिया है? बीजाणु का निर्माण। आपने देखा होगा, रोटी, ब्रेड आदि को रख दो तो धीरे धीरे क्या होता है? उसके ऊपर फंगस जमा होने लगता है और वह फंगस नुकसानदायक होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को ढक के रखना चाहिए और बहुत अधिक दिन तक रखा हुआ भोजन या आदि कोई खाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपने अचार सिरका में भी देखा होगा, फंगस जमा होती है सफ़ेद सफ़ेद कलर की। तो ऐसे एक बार ये लगना शुरू हो गई तो यह धीरे धीरे लगती चली जाती है। आगे चलते हैं लैंगिक प्रजनन। जैसे हमने अलैंगिक प्रजनन देखा था। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक का समावेश होता है ना। इसमें दो जनक का समावेश होता है, नर और मादा। देखिए यहाँ पे दिया है, दो जनकों की सहायता से होता है। वे दो जनक अर्थात क्या होते हैं? स्त्री युग्मक होते हैं और पुंज युग्मक होते हैं। लैंगिक प्रजनन की दो मुख्य प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। युग्माणु का निर्माण। इस पद्धति में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या पहले की तुलना में आधी हो जाती है और अर्धगुणी युग्मक की निर्मित होती है। इसलिए यह जनक कोशिका का अगुणित होती है। इसमें जनक कोशिका क्या होती है? अगुणित होती है। मतलब 46 क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं, तो वो पहले आधी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। वो है 23 जो भी है। एक मानव का हमने उदाहरण दे दिया है। मानव प्रजाति में 23 गुणसूत्र माता से, 23 गुणसूत्र पिता से मिलकर तब जाके 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक जोड़ी एक तैयार होती है। देखते हैं आगे। दूसरा है फलन। फलन निषेचन। इस पद्धति में स्त्री युग्मक और पुंज युग्मक इन अगुणित कोशिकाओं का सहयोग होकर एक द्विगुणित युग्माणु की निर्मित होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फलन। यह युग्माणु समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर भ्रूण तैयार होता है और इस भ्रूण की वृद्धि होकर नवजात सजीव का निर्माण होता है। यह नॉर्मली जो जिसमें पुरुष और स्त्री या पुंज युग्मक और स्त्री युग्मक दोनों होते हैं, उसमें ऐसी प्रक्रिया होती है। विभाजन से विभाजित होकर भ्रूण तैयार होता है। इस प्रजनन में नर जनक और मादा जनक इन दोनों जनकों का समावेश होता है और नर जनक के पुंज युग्मक और मादा जनक के स्त्री युग्मक का संयोग होता है। इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव के पास दोनों ही के जीन्स होते हैं। मतलब नर के भी जीन्स होते हैं और मादा के। इसलिए एक तो हमारे कुछ सिमिलरिटी हमारे पिताजी से मिलती है, कुछ सिमिलरिटी हमारे माताजी से मिलती है, क्योंकि वहाँ पर दोनों के गुणसूत्रों का समावेश हुआ है। इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव के कुछ गुणधर्म जनकों के समान होते हैं तो कुछ गुणधर्म जनकों से भिन्न होते हैं। जननिक परिवर्तन के कारण सजीवों में विविधता दिखाई देती है। यह विविधता सजीवों को बदलते पर्यावरण से जुड़े रहने और अपना अस्तित्व बनाए रखने में मददगार साबित होती है और जिससे कि वनस्पति और प्राणी की प्रजाति लुप्त होने से स्वयं को बचा सकते हैं। तो इसमें अब आगे दिया गया है वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन। पहले उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर मानव में लैंगिक प्रजनन किस तरीके से होता है, उसमें हम लोग जो लैंगिक प्रजनन संस्थान जो हैं, मानव स्त्री प्रजनन संस्थान और पुरुष प्रजनन संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आधुनिक युग की जो
पद्धतियाँ हैं प्रजनन और आधुनिक तकनीक की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन। धन्यवाद।